Today we will do Newton's laws of motion, and we will cover these topics. And these are your first law of motion, second law of motion, working with Newton's first and second law, then third law of motion, then concept of pseudo forces, the horse and the kite, and the last topic is of inertia. And इस class के बाद you will be able to all the questions of HCV book, the concept of physics by HC Verma sir. So let's start. Newton's laws of motion. Laws of मोशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ा जाता है क्लासिकल फिजिक्स में. वी स्टडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन क्लासिकल फिजिक्स. इफ यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स, सो मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि जो हमारी फिजिक्स है ना, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक तो होती है मैक्रो पार्टिकल्स, जिसमें बड़े पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज क्लासिकल. जो आपको दिखाई दे रही है ना, वो आपकी क्लासिकल फिजिक्स है. जो आपको नहीं दिखाई दे रही है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स. तो फिजिक्स को उस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स. एंड न्यूटन के लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल है. क्वांटम फिजिक्स के लिए न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल होते ही नहीं है. एंड न्यूटन laws of motion say large number of results are derived. Large number of results are derived from Newton's laws of motion. Derived. न्यूटन ने जो लॉज दिए थे, न्यूटन ने अपने दिए थे, तीन लॉज दिए थे न्यूटन ने. ये तो सबको पता होता है. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द लास्ट इज थर्ड लॉ. फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है, ये बताते हैं टाइप ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम, कि कोई सिस्टम किस तरह का मोशन करेगा, उसको बताते हैं फर्स्ट और सेकंड लॉ. थर्ड लॉ इनसे अलग है, ये अलग से बताता है, जो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के साथ. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ये क्या कहता है? हम्म देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो डेफिनेशन है उसको मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर. तो ये रहा फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट. इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, देन एंड ओनली देन द पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड. यानी कि कोई भी पार्टिकल पे उस पर ये फोर्स लग रही है, कितनी भी फोर्स उस पर लग रही है, बट उन सब जितनी फोर्सेस लग रही है ना, उसका सम अगर उस पर जीरो आ रहा है, टोटल एफ नेट अगर उस पर जीरो आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा. एक्सेलरेशन नहीं होगा, अनएक्सेलरेटेड होगा. अब अनएक्सेलरेटेड होता क्या है? देखो, अनएक्सेलरेटेड का मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो वो रिमेन्स एट रेस्ट, या तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, रिमेन्स एट रेस्ट. या फिर जो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी. मतलब सीधी सादी भाषा में ये है कि अगर पाइप रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वो रुका हुआ रहेगा. चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता ही रहेगा. ये कहता है. इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 1 मिनट. फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म आता है कुछ इस तरीके से कि अगर अगर आपको कोई भी पार्टिकल दिखाई दे रहा है, उसका एक्सेलरेशन अगर जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो सिर्फ कब हो सकता है? इफ, और मैं कहूंगी एंड ओनली इफ, एक्सेलरेशन जीरो कब तभी हो सकता है जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो है उस पार्टिकल पर वो जीरो है. देन वी विल कॉल कि ये फर्स्ट लॉ को ओबे कर रहा है. लेकिन यहाँ पे एक और मजेदार चीज आ जाती है, जहाँ पे बड़ी मतलब मुझे जो अच्छी लगती है, फंटास्टिक. वो क्या है? हम्म वो ये है कि जो हमारे जो कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट ऑफ रेस्ट, मोशन एंड एक्सेलरेशन इज मीनिंगफुल only when a frame of reference is specified. इसका मतलब क्या है?
कि हम किसी पार्टिकल को रेस्ट में बोल रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि ये पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, इसका जो है एक्सेलरेशन जीरो होगा इसका, तो हम कैसे बोल सकते हैं? वही कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? रेस्ट का मोशन, रेस्ट हो, कोई पर्टिकुलर मोशन में है कि उसका एक्सेलरेशन है, ये हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अलग होंगे। जैसे कि मान लो ये कोई टेबल है, इस पे कोई बुक रखी हुई है, तो अब यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ तो उसको भी रेस्ट हो जाएगी, लेकिन कोई मून पे अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो उसको तो भी मूव करता होता है, अर्थ मूव कर रही है, मून के रेस्पेक्ट तो अर्थ मूव कर रही है, तो इसलिए उसको एक बुक भी मूव करती रहेगी, तो ये वाला पर्सन बोलेगा ये जो बुक है ये तो मोशन में है। वहीं ये वाला पर्सन बोलेगा नहीं नहीं भैया ये तो ये जो बुक रखी हुई है रेस्ट पे रखी हुई है। तो रेस्ट और मोशन तो हमारे रिलेटिव टर्म हो गए, किसी एक के लिए रेस्ट में है तो उसका कि कोई दूसरे लिए मोशन में हो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है, किसके रेस्पेक्ट में जीरो है? तो हमको कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है क्या हम जो हमारा न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है उनको सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे लगा सकते हैं, कोई कोई रेस्ट्रिक्शन है? तो क्या हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर लगा सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, उसका आंसर देने का ट्राई करते हैं, जैसे कि एग्जांपल से मैं समझा दूंगी इसे क्या होता है। देखो, हाँ, यहाँ पे मान लो ये कोई सीलिंग है, और इस सीलिंग से यहाँ पे ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, ठीक है, स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये लंबी सी स्ट्रिंग है, और थोड़ा गलत हो गया डायग्राम, मिटा देती हूँ उसको मैं। हाँ, सीलिंग से ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, और यहाँ पे एक ये रहा है केबिन। हम्म, और इसकी केबिन के अंदर एक पर्सन खड़ा हुआ है, एक यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, और एक और पर्सन है भाई, एक और पर्सन है जो कि यहाँ पे फ्लोर पे खड़ा हुआ है। हाँ, ये फ्लोर है, और इस फ्लोर पे यहाँ पे ये पर्सन खड़ा हुआ है। इस वाले पर्सन का नाम है पर्सन ए, एंड ये है हमारा पर्सन बी। ये लैंप है हमारा। एंड आपने क्या किया, आपने अब ये जो स्ट्रिंग थी, इस स्ट्रिंग को आपने यहाँ से इस तरह से कट कर दिया, कैंची लाई और कैंची से कट कर दिया। कट करोगे तो ये जो आपका केबिन है ये नीचे जी से चला स्टार्ट कर देगा, जी यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नीचे को जाना स्टार्ट कर देगा। ये तो बिल्कुल सबको पता है हमको। अब आती है क्या, हम अब पूछते हैं कि ये जो लैंप है, लैंप पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? ये जो लैंप है, इस लैंप पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? तो पर्सन अब अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप पाओगे कि इस पे ये जो लैंप है इस पे अलग अलग फोर्स लग रहा है। अगर आप इस केबिन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानोगे तो इस पे अलग फोर्स मिलेंगी, आप इस ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानोगे तो इस पे फोर्स जो है वो अलग मिलेंगी, ठीक है। केबिन को अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं कि इस पर्सन एक ही हिसाब से देखें, तो पहले तो मैं जनरल फोर्सेस निकाल रही हूँ कौन कौन से फोर्सेस हैं, फिर देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल देखें कि फोर्स एक्टिंग ऑन द लैंप, फोर्स एक्टिंग ऑन द लैंप, लैंप पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? देखो, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि जिसको मैं डब्ल्यू वेक्टर से दर्शा रही हूँ। दूसरा फोर्स इस पे लग रहा होगा कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि टेंशन तो उस पे लग रही होगी ना ऊपर की ओर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है हमारा टेंशन, ही ध्यान रखना है हमको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि होता है हमारा टेंशन, टी लिख लो, नॉर्मली कुछ भी लिख लो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है, अपवर्ड जो हमारा, यहाँ देखोगे इसका जिसका जो mg है, मतलब w जो है वेट, वो तो नीचे लग रहा है। टेंशन हमेशा ऊपर लगती है, ऊपर का मतलब टेंशन जो है हमेशा स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग है ना, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगती है, स्ट्रिंग के अलोंग लगती है। एंड सेकंड बात टेंशन में ये कि ये अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है, फ्रॉम बॉडी। तो इस डायग्राम में अगर देखोगे तो यहाँ पे नीचे की ओर w लगेगा, ऊपर इस स्ट्रिंग के अलोंग ये लगेगी हमारी यहाँ पे टेंशन, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। और एक और चीज जो मैंने पहले भी बताई थी और अभी बता रही हूँ कि हमेशा जो अपवर्ड फोर्सेस हैं उनको पॉजिटिव लेना है, अपवर्ड को हमेशा ही पॉजिटिव लेना है, एंड डाउनवर्ड को हमेशा नेगेटिव लेना है। अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू ए पर्सन देखेगा तो क्या दिखाई देगा?
ए के अकॉर्डिंग, यानी कि हम केबिन में से देख रहे हैं तो हमको वही जो लैंप है, ए के अकॉर्डिंग जो लैंप है वो ए को भाई रेस्ट पर दिखाई देगा। यानी कि नीचे जो डब्ल्यू लग रहा है वो उतना ही लग रहा है जितनी की टेंशन लग रही है। या हम कह सकते हैं जो डब्ल्यू है माइनस टी बराबर जीरो, इनका नेट फोर्स जीरो आ रही है इक्विलिब्रियम में, इसलिए इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये अब बी के अकॉर्डिंग देखो, एक बार डायग्राम में जाकर बताती हूँ कैसे किया है मैंने। अब जो यहाँ पे ये पर्सन है, इसको तो लैंप भले ही ये स्प्रिंग कट गई हो नहीं कटी हो, उसको तो ये लैंप रेस्ट भी दिखने वाला है। यानी कि नीचे जितनी फोर्स लग रही है डब्ल्यू, ऊपर भी शायद उतनी ही फोर्स लग रही होगी, तभी तो ये कहीं मूव नहीं किया। ए को तो रेस्ट पे दिख रहा है, लेकिन वही हम बी के रेस्पेक्ट में देखें तो बी को तो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है लैंप। बी के अकॉर्डिंग तो ये जो लैंप है ये 9.8 मीटर पर स्क्वायर से नीचे जा रहा है। यानी कि नीचे जो डब्ल्यू है वो ज्यादा लग रहा है, ऊपर टेंशन कम लग रही है, तभी तो ये नीचे की मूव कर रहा है। तो तो बी बोलेगा कि भाई डब्ल्यू और टी तो इक्वल तो पक्का नहीं है, डब्ल्यू कहीं ना कहीं ज्यादा है टी से। तो अकॉर्डिंग टू बी, ए के अकॉर्डिंग तो ये हो गया रेस्ट पर है। अकॉर्डिंग टू बी लैंप भी रेस्ट पे नहीं है, लैंप एक्सेलरेटेड है, यानी कि ए इसका जीरो नहीं है, ए कुछ ना कुछ तो इसके पास है, दैट इज 9.8। तो W जो है वो T के इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, इतना तो कह देगा ये। और W माइनस टी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये बात कह देगा। देखो अब हमारे पास यहाँ से दो रिजल्ट्स आ जाते हैं। पहला रिजल्ट, एक रिजल्ट में तो ये कहा गया है, ओ, एक रिजल्ट में ए बोल रहा है कि डब्ल्यू टी के बराबर है। वही सेकंड रिजल्ट में डब्ल्यू बी बोल रहा है कि भाई जो डब्ल्यू है वो टी के बराबर नहीं। अब दोनों तो सही हो नहीं सकता है कि डब्ल्यू टी के बराबर हो भी जाए डब्ल्यू टी के बराबर नहीं भी हो। तो ये दोनों तो सही नहीं है, इनमें से कोई ना कोई एक गलत है, लेकिन कौन सा गलत है ये अब हम जानेंगे। इसको जानने के लिए आपको एक और चीज समझनी होती है, उसको मैं यहाँ पहले समझाती होती हूँ आपको। अम, लिख देती हूँ यहाँ पे, देयर आर सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, there are some frame of reference in which Newton's first law is valid। कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिनमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है। जिनमें वैलिड होता है उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिनके अंदर ये वैलिड नहीं होता, जिनमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड नहीं होता, नॉट वैलिड, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहा जाता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उनको बोलते हैं। देखो इनर्शियल में तो क्या होगा, वही सेम जो अब तक पढ़ा है वही आपको देखने को मिलेगा। क्या भाई, हमने ये पढ़ा था न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था कि भाई एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब आपके फोर्स जीरो होगा। बट नॉन इनर्शियल में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन इनर्शियल में आपको देखने को मिलेगा कि जो फोर्स है किसी पार्टिकल में वो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, लेकिन आप देखोगे इसके बावजूद भी उस पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ रहा है। या फिर आपको ये सीन देखने को मिल सकता है, या तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, या आपको देखने को मिल सकता है कि जो फोर्स है वो तो जीरो है, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। छोटा कर देती हूँ तुमको मैं एक बार। हम्म तो ये हमको इनर्शियल नॉन इनर्शियल में देखने को मिलता है। और क्वेश्चन आता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो भाई हर जगह वैलिड है ही नहीं। क्या न्यूटन का लॉ हर फर्स्ट लॉ हर जगह वैलिड नहीं है भाई? न्यूटन का फर्स्ट लॉ नॉन नॉन इनर्शियल के तो वैलिड ही नहीं हो रहा है। हाँ, इनर्शियल के लिए जरूर ये वैलिड है, बट नॉन इनर्शियल के लिए वैलिड नहीं है। यानी कि हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ जो हर जगह वैलिड होते हैं, तो भाई इसको हम लॉ क्यों बोल रहे हैं? लॉ तो तभी बोलते हैं जो कि हर जगह हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड हो। तो इसको लॉ क्यों बोला जा रहा है? तो क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी कॉल इट अ लॉ देन? हम इसको लॉ क्यों बोल रहे हैं? देखो एक बार मैं आपको लॉ परिभाषा ही बता देती हूँ, लॉ बोला किसको जाता है। लॉ लॉ हम कहते हैं विच इज वैलिड इन एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वैलिड इन एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको बोलते हैं हम लॉ। बट न्यूटन के फर्स्ट लॉ का ऐसा नहीं है। देखो एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि इसको लॉ क्यों बोला जा रहा है ना।
ये मान लीजिए कोई ये एक टेबल रखी हुई है और इस टेबल के ऊपर ये एक बुक रखी हुई है, इट्स अ बुक। हम्म तो बुक भाई आपको रेस्ट पर दिखाई दे रही है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, तो बुक इज एट रेस्ट। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में ये बुक रेस्ट पर है, यानी कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है और इसके का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। अब इस पे देखते हैं बुक पे फोर्सेस कौन सी लग रही है, फोर्सेस ऑन द बुक। अगर हम बुक पे फोर्सेस निकालते हैं तो कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं? पहली फोर्स आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको मैं डब्ल्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एंड सेकंड फोर्स इस बुक के ऊपर लग रही होगी, टेबल लगा रहा होगा, दैट इज कांटेक्ट फोर्स, यानी कि नॉर्मल, जिसको एन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। और जो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकालते हैं कि ऊपर तो इस पे नॉर्मल लग रहा है, नीचे इस पे डब्ल्यू लग रहा है, जब मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकालते हैं तो पता चलता है जो डब्ल्यू है वो एन के बराबर नहीं है। ये हमको पता चला कि जो डब्ल्यू है वो हमारा एन के बराबर आता ही नहीं है, और जब डब्ल्यू और एन बराबर नहीं है तो इन दोनों का सम तो जीरो कभी हो ही नहीं सकता, यानी कि सम ऑफ द फोर्सेस इज नॉट जीरो। फोर्सेस इज नॉट जीरो। लेकिन हमको ये पता है बुक रेस्ट पे है, तो ऑल्दो द बुक इज एट रेस्ट, बुक इज एट रेस्ट, यानी कि W को मैं n में से माइनस करूंगी तो वो जीरो नहीं आएगा, इतना तो मुझे पता है। लेकिन मैं इतना तो आपको बता देती हूँ, W को मैं n में से घटाऊंगी तो जीरो तो नहीं आएगा, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली जीरो आती है। अप्रोक्स अप्रोक्स करके अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, हम्म अप्रोक्स अप्रोक्स लिख दूं तो मुझे मिल जाएगा W माइनस एन जो है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो है। इससे एक बात तो ये क्लियर हो गई कि देखो हमने क्या देखा यहाँ पे, फोर्स तो नेट जीरो नहीं आ रहा है, फोर्स जो है हमारा फोर्स जीरो नहीं है, उसके बावजूद भी उसका एक्सेलरेशन जीरो है, वो रेस्ट पर है। मतलब फोर्स जीरो नहीं है तब भी ए जीरो है, ये भैया ये तो नॉन इनिशियल फ्रेंड की कहानी है। इतना यहाँ से क्लियर हो गया कि जो अर्थ है, अर्थ स्ट्रिक्टली एक इनर्शियल फ्रेम नहीं है। अर्थ इज नॉट स्ट्रिक्टली एन, अर्थ इज नॉट स्ट्रिक्टली एन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ स्ट्रिक्टली एक इनर्शियल फ्रेम तो पक्का वो नहीं है, अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन मैंने एक चीज और आपको बताई थी, तो उसके बाद क्या बताई थी कि यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेटली इसको हम जीरो मान सकते हैं यहाँ पे ये, तो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली तो इसको हम इनर्शियल मान सकते हैं, तो अर्थ इज नॉट स्ट्रिक्टली एन इनर्शियल फ्रेम बट वी कैन अज्यूम अर्थ, वी कैन अज्यूम वी कैन अज्यूम अर्थ एज एन इनर्शियल फ्रेम, एज एन इनर्शियल फ्रेम टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेट करके हम इसको जरूर लिख सकते हैं कि ये एक इनर्शियल फ्रेम है, वरना अर्थ स्ट्रिक्टली एक इनर्शियल फ्रेम है ही नहीं। इतना बात समझ में आ गया यहाँ पे? अप्रोक्सीमेशन करके क्या लिख देंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए बराबर जीरो होगा तो एफ बराबर जीरो, एफ बराबर जीरो तो ए बराबर जीरो। ठीक है। और ये जो फैक्ट है, ये वाला फैक्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था हमारे न्यूटन ने, ये वाला फैक्ट आइडेंटिफाइड, फैक्ट वाज आइडेंटिफाइड बाय, फैक्ट वाज आइडेंटिफाइड बाय न्यूटन, एंड इसको फॉर्मुलेटेड भी न्यूटन ने ही किया था, इसलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। अब क्या होता है देखो, अभी तो आप बोलोगे ये वो तो आपने बताया ही नहीं, क्या कि ये क्या क्वेश्चन चल क्या रहा था? क्वेश्चन तो हमारा ये चल रहा था कि इसको लॉ क्यों बोल रहे हैं, फिर हम ये हर फ्रेम रेफरेंस के लिए वैलिड नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है यहाँ से, क्या इसको लॉ इसलिए बोल रहे थे, तो यहाँ पे आंसर है इसका, लॉ इसलिए बोलते हैं कि अगर हम जितनी भी मेजरमेंट्स करते हैं ना वो मेनली अर्थ को रेफरेंस मान के करते हैं। इफ
all measurements will be made फ्रॉम अर्थ। अर्थ के फ्रेम से अगर सब हर चीज की मेजरमेंट करी जा रही है तो इसको हम लॉ बोल सकते हैं। और मेनली हम अर्थ में रहते हैं तो अर्थ से ही मेजरमेंट कर रहे हैं एवरीथिंग की। और अर्थ हमारा इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है फॉर अ गुड अप्रोक्सीमेशन। सो इसलिए यहाँ पे ये हमारा एक लॉ बन जाता है, इट बिकम्स अ लॉ। और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अब कौन कौन सी और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अर्थ के अलावा? हम्म हम्म, हाँ, अब आते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम्स अदर देन अर्थ। तो अर्थ के अलावा भी बहुत सारे इनर्शियल फ्रेम होते हैं हमारे पास। किसको आप इनर्शियल फ्रेम बोलोगे? एक इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जो किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो, यानी कि all frames moving uniformly with respect to inertial frames are themselves inertial। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देन इट कम्स टू, हमारा आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। The acceleration of a particle as measured from an inertial frame is given by the vector sum of all the forces acting on the particle divided by its mass। डेफिनेशन बहुत इजी है, समझ में आ गई होगी वैसे भी। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या गया है, इसमें कहा गया है कि भाई किसी भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है ना, वो बराबर होता है जितना उस पर नेट फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय उसका मास। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको मैं एक और डेफिनेशन होती है इसकी, The acceleration of an object is directly proportional to net force। जो acceleration है वो F net जो है उसकी directly proportional होता है and inversely proportional होता है उसके मास की। यानी कि मास अगर आप बढ़ाते हो, ज्यादा मास होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। जैसे कि A इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, एफ इक्वल्स टू एम यहाँ पे। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये आती है यूनिट ऑफ मास एंड फोर्स। इनमें बहुत कंफ्यूजन आती है। तो सिस्टम देखते हैं, अगर ऐसा ही सिस्टम में मास की यूनिट होती है किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट ग्राम, फोर्स की डाइन, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ब्रिटिश यूनिट में मास की होती है स्लग, फोर्स की होती है पाउंड। देखो कन्वर्जन दिखाया गया है, एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन होते हैं, एक पाउंड में 4.45 न्यूटन होते हैं, एक स्लग में 14.6 किलोग्राम होते हैं, है ना। तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट है। कुछ क्वेश्चंस हैं ऊपर करवा देती हूँ। हाँ, ये है फोर्स टू एक्सेलरेट अ फास्ट कार। तो फोर्स फाइंड करनी है, तो फोर्स के लिए देखो आपको मास दे रखा है 1000 किलोग्राम, और हमारे पास एक्सेलरेशन देखा है हाफ इंटू जी। जी की वैल्यू पुट करना, इजीली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे गया है एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 1000 किलोग्राम, ए की वैल्यू हाफ जी है, हाफ इंटू जी, हाफ इंटू जी के लिए 9.8 अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगा। और ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे उसको, और यहाँ पे आ जाएगा 5000 न्यूटन। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 ग्राम का एप्पल है, उसको भी सेम रेट से यानी कि GY2 से ही एक्सेलरेट करना है। तो ए की वैल्यू तो 5 हो गई, लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये ग्राम में लेना है हमको, जितने भी मेजरमेंट करने हैं ना वो सब कुछ ऐसा यूनिट्स में करना है, ऐसा यूनिट में करना होता है, इसलिए हमने इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया। हम्म इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स टू स्टॉप अ कार। इसमें क्या है, देखो आपको दे रखा है 1500 किलोग्राम की कार है, रेस्ट पे लाना है जो कि 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है इतनी डिस्टेंस चलने के बाद। देखो इसमें नॉर्मली क्या करेंगे, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो इसे कुछ ड्रिल दिए, रेस्ट स्पीड वगैरह ये सब कुछ एक्सेलरेशन निकालने के लिए दी गई। यहाँ पे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे, यानी कि हमको दे रखा है मूव, फाइनली तो रेस्ट पे लाना है। इनिशियल 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, और डिस्टेंस दे रखी है हमारे लिए 55 मीटर। एक्सेलरेशन हमको ये फाइंड ही करना है, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, लॉ तो नहीं बोल रही, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे इसमें। और जान रहे ना ये किलोमीटर में ये मीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लो। तो 100 इंटू ये आवर में है, इसको भी सेकंड में चेंज कर लो, 100 इंटू 5/18 मीटर। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे निकाल लेंगे। बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2a इंटू एस। वी की वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनल तो रेस्ट मिलाना ही है। यू की वैल्यू कितनी है,
100 into 100 into 5 5 25, 18 into 18 प्लस में 2 इंटू ए फाइंड करना है, एसक्यूएल 55 है जहाँ पे सॉल्व करोगे तो ए आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7, आपका यहाँ से ए आ जाएगा। और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की वैल्यू कितनी है, मास इसमें 1500 किलोग्राम दे रखा था, एक्सेलरेशन आ गया आपका 7, तो फोर्स आ जाएगा कितना 10500, यानी कि आप इसको लिखना चाहें वैसे तो आप लिख सकते हैं इसको 1.1 इंटू 10⁴ न्यूटन, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आंसर दे रखा है, यहाँ से देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर। इन्होंने भी देखो वही सेम, हाँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगाई है, और फिर यहाँ पे 7 आंसर आ गया एक्सेलरेशन का। फिर यहाँ से -1.5, तो माइनस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हम इसको रिटार्ड कर रहे हैं, ना कि स्पीड अप नहीं कर रहे हैं, इसको हम स्लो डाउन कर रहे हैं, स्लो डाउन करके इसको हम कार को रेस्ट पर ला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब मैं सिखाऊंगी हाउ टू राइट इक्वेशंस फ्रॉम न्यूटन्स लॉज, इक्वेशंस फ्रॉम न्यूटन्स लॉज। न्यूटन के लॉ तो आपने पढ़ ली है, अब क्वेश्चन में कैसे इनको अप्लाई करना है वो यहाँ पे सीखने वाले हैं। हाँ, देखो, सबसे पहला जो स्टेप है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डिसाइड द सिस्टम, डिसाइड द सिस्टम। सबसे पहले सिस्टम को डिसाइड करना है आपको। अब ये क्या है, क्या करना है इसमें, ये मैं बताने वाली हूँ। देखो, सिस्टम जिस पे फोर्स लग रहा है, जिस चीज पे फोर्स लग रहा है, आप उसको सिस्टम बोलते हो, है ना। हम्म, तो जिस चीज पे फोर्स लग रहा है उसको हम सिस्टम बोलते हैं। अब वो सिस्टम में आपका हो सकता है कोई सिंगल पार्टिकल हो, सिंगल पार्टिकल हो सकता है आपके पास कोई ब्लॉक हो, या हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक हो, एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ हो, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स ब्लॉक्स हो, या फिर हो सकता है टू ब्लॉक्स एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। तो कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है इसमें से। आपको सबसे पहले सिस्टम को डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करोगे, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है जो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, क्या, कि ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, ऑल पार्ट्स ऑफ द system should have identical acceleration। यानी कि मैंने अगर जो है यहाँ पे ये एक ब्लॉक है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कुछ भी और ब्लॉक है, इन सबको भी सिस्टम कब मान सकते हैं, सबको एक सिस्टम, जब इन सबका एक्सेलरेशन क्या हो, सेम हो, तो मैं कह दूंगी कि ये पूरा एक सिस्टम है। जैसे कि ये हमारा एचसीवी बुक का एग्जांपल दिया गया है, जिसमें एक ब्लॉक ए है, उसके ऊपर बी रखा हुआ है, देन स्ट्रिंग से सी कनेक्टेड है, देन एक पुली लगी हुई है, देन यहाँ पे डिस्क है डी, देन यहाँ पे ई ब्लॉक है, देन यहाँ पे एक और पुली है, देन यहाँ पे जी ब्लॉक है, और उसको एक स्ट्रिंग से एक पर्सन यहाँ पे खींच रहा है। ये यहाँ पे दिखाया गया है सिस्टम में। ठीक है, अब किसको आप सिस्टम मान सकते हो, किसको सिस्टम नहीं मान सकते, वो मैं यहाँ बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, कैसे, देखो, जब आप इसको खींचेगा, ये पर्सन जब इसको खींचेगा तो ए मूव करेगा, क्या जितना ए मूव करेगा उतना ही बी मूव करेगा, बिल्कुल सही बात है, उतना ही मूव करेगा। क्या उतना ही सी मूव करेगा, बिल्कुल सही। क्या उतना ही जी मूव करेगा, बिल्कुल सही। क्या उतना ही ई मूव करेगा, बिल्कुल सही। लेकिन देखो, जी, सी, ए और बी, चारों के चारों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ए, बी, सी और जी को एक सिस्टम मान सकते हैं। यानी कि हम ए प्लस बी को सिस्टम मान सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को सिस्टम मान सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी को सिस्टम मान सकते हैं, या फिर हम बी प्लस सी को सिस्टम मान सकते हैं, बी प्लस सी प्लस जी को सिस्टम मान सकते हैं, सी प्लस जी को सिस्टम मान सकते हैं, बी प्लस जी को सिस्टम मान सकते हैं। इनमें से हम किन्हीं ही दो को, किन्हीं तीन को, किन्हीं चारों को सिस्टम मान सकते हैं। आप बोलोगे ई को क्यों नहीं मान सकते, ई भी उतना ही मूव करेगा, लेकिन ई मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि ये सब मूव कर रहे हैं कहाँ, आगे की ओर। ठीक है, तो इसलिए ई को नहीं मान रहे हम यहाँ पे। क्या डी और ई को सिस्टम मान सकते हैं, नहीं मान सकते, क्यों, डी डिस्क है, ये रोटेट कर जाएगी भाई, ये रोटेट नहीं करेगा, इसलिए हम सिस्टम नहीं मान सकते। तो इन सबका, इनका ए बी सी और जी, इन सबका आइडेंटिकल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इसके बाद जब आपने सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब दूसरा काम करना होता है आइडेंटिफाई द फोर्सेस। दूसरा काम है
आइडेंटिफाई द फोर्सेस। अब आपको निकालना है कि उस सिस्टम पर कितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। इसमें हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ द, तो जो फोर्सेस उस पर लग रही हैं सिस्टम पे, उनकी सबकी लिस्ट बनानी है, एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं उसके साइड में, उनसे जितनी भी फोर्स लग रही है वो सबको काउंट करना है, सिस्टम को काउंटिंग करना, सिस्टम जितनी फोर्स लगेगा उनको काउंटिंग करना। मतलब इसका मतलब क्या है, यानी कि आपने ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक, इस दोनों ब्लॉक को पूरा एक पूरा सिस्टम मान लिया, तो ये ब्लॉक इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है आप उसको इस फोर्स में काउंट नहीं करोगे। सिस्टम का तो कुछ लेना ही नहीं है फोर्स में, ठीक है। अगर सिस्टम कोई फोर्स लगा रहा है उसको नॉट इंक्लूड, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम अपनी लिस्ट ऑफ फोर्सेस में, ठीक है। तो फोर्सेस की लिस्ट बना लो, ये mg लग रहा है, लग रहा है, ये लग रहा है, ठीक है। इस करने के बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है वो आता है मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। FBD, फ्री बॉडी डायग्राम में सिस्टम को हम एक पॉइंट से दर्शाते हैं। इसमें क्या करना है आपको, रिप्रेजेंट सिस्टम, सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है एक पॉइंट से। और क्या करना है आपको, वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ वेक्टर्स। वेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने वाले आपको वेक्टर्स बना देने हैं। तो एफबीडी कैसे बनेगा, तो मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे ये एक बॉय खड़ा हुआ है और इसने अपने हाथों में एक लोड ले रखा है, भाई लोड, ऐसे लोड उसने अपने सिर पे रख रखा है उसने, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैंने पहला, सबसे पहले काम क्या करना है आपको, सिस्टम चूज करना है। तो सबसे पहले बताया था मैंने, चूज द सिस्टम। सबसे पहले आपको अपना जो है सिस्टम को डिसाइड करना है, सिस्टम क्या है। अब इसमें सिस्टम क्या निकालोगे आप, आपको ये वाला सिस्टम बनाना है, ये लोड का, या फिर इस बॉय का सिस्टम बनाना है, या फिर इस प्लेटफॉर्म को, किसी को भी सिस्टम मान सकते हो आप, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे मैं बॉय को सिस्टम मान रही हूँ, पहले मैं बॉय को सिस्टम मान के कर रही हूँ, एक बार तो मैं बॉय को सिस्टम मान के करूंगी, एक बार मैं लोड को सिस्टम मान के करूंगी, और अब मैं होमवर्क में दे रही हूँ आपके लिए, आपको प्लेटफॉर्म को सिस्टम मान के इसका एफबीडी बनाना है, ठीक है। जब हम बॉय को सिस्टम मानेंगे, फिर दूसरा काम क्या बताया था मैंने, कि उसको इसको एक पॉइंट से डिनोट कर लो, ठीक है। अब क्या था कि उस पर जितनी भी फोर्सेस हैं उनको आइडेंटिफाई करो। पहला ना सेकंड नंबर ये था, आइडेंटिफाई द फोर्सेस, जितनी फोर्स लग रही है सिस्टम के ऊपर उनको लगाना है। सिस्टम क्या कर रहा है उसको तो कोई लेना देना नहीं है। तो इस पे हाँ, अब ये जो बॉय है, ये वाला बॉय हो गया हमारा, सॉरी मैंने खराब कर दिया डायग्राम में। हाँ, अब ये जो बॉय है इस पे जो फोर्स लग रही है, ये लोड इसको नीचे धक्का दे रहा है, बॉय को नॉर्मल लगा रहा है, ये प्लेटफॉर्म उसको ऊपर धक्का दे के एक अलग अपना नॉर्मल लगा रहा है, एंडेश कर देती हूँ, और अर्थ इसको बॉय को खींच रही है एमजी से, ठीक है। तो लिस्ट वाली फोर्स की मैंने, ये बॉय पे यही फोर्स लग रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। अर्थ खींच रही होगी, एक ये प्लेटफॉर्म को ऊपर धक्का दे रहा होगा, और एक जो लोड है ये इसको नीचे धक्का दे रहा होगा, ये ऊपर धक्का, और अर्थ इसको नीचे खींच रही होगी, वो तो यूनिवर्सल फोर्स तो लगता ही लगता है वो तो। अब क्या करना है, तीसरा काम क्या था, कि आपको उसको उसको जो है सिस्टम को पॉइंट से डिनोट करना है, और वेक्टर बना देने हैं फोर्सेस के, यानी कि मैंने इसको उसको पॉइंट से डिनोट कर लिया इसको यहाँ पे। अब नीचे क्या लग रहा है, mg, इसको डिनोट कर देती हूँ एक वेक्टर से, नीचे एक n और लग रहा है, और ऊपर हमारा n डैश लग रहा है, तो ये बन गया एफवीडी ऑफ द बॉय। वही अगर हम लोड की एफवीडी बनाते हैं, अब लोड की एफवीडी हम सेम वही पॉइंट से नोट करेंगे लोड को। लोड पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, देखो नीचे की ओर इसका खुद का mg लग रहा होगा, लोड का खुद का mg, ऊपर बॉय इसको धक्का दे रहा होगा, कि बॉय से कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल लगेगा, तो दो फोर्स के ऊपर लग रहे हैं। यहाँ एक तो इसके ऊपर ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, और नीचे इसके ऊपर इसका mg लग रहा होगा। तो इस तरह से हम लोड का एफवीडी बना सकते हैं, एंड यू हैव टू मेक अ एफवीडी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस तरह से हम बहुत इजीली एफवीडी बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो है हमको अब, अरे क्या हो गया, हाँ, नेक्स्ट स्टेप में जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमको एक्सिस चूज करनी है और इक्वेशंस लिखनी है। चूज एक्सिस एंड राइट इक्वेशंस। अब इतना करने के बाद आपको अब एक्सेस चूज कर लेनी है, इक्वेशंस लिखनी है। अब कैसे चूज करने हैं, तो एक्सेस चूज करने के लिए
आपके पास एक तो आपको जब आप फोर्सेस बना रहे हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फोर्सेस बनाई है, ये तो चलो एक ही लाइन में आ गई, एम जी एन ऊपर एंड एच ऊपर, तो को लीनियर फोर्सेस हो गई। तो फोर्सेस आपकी कैसे भी मिल सकती हैं आपको, कैसे कैसी मिल सकती हैं, कंडीशंस मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे। आपके जो वेक्टर है, वेक्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनमें से दो तीन बता देती हूँ। एक होता है हमारा कोलिनियर, जो कि सेम लाइन पे लाई करते हैं वेक्टर। एक होता है कोप्लेनर, जो कि सेम प्लेन में लाई करते हैं। एक होता है नॉन प्लेनर, जो कि सेम प्लेन में लाई नहीं करते। जैसे कि ये मान लो कोई लाइन बना ली मैंने लाइन, और इसी लाइन पे ये वाला फोर्स लाई कर रहा है, ये वाला वेक्टर लाई कर रहा है, ये वाला वेक्टर लाई कर रहा है, तो इनको बोलेंगे कोलिनियर। ठीक है। कोप्लेनर में क्या होगा, वो लाइन पे नहीं होगा, वो सेम प्लेन में होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, भले ये लाइन में नहीं होते, एक पूरा प्लेन है, सेम प्लेन में आ रहे हैं। नॉन प्लेनर प्लेन में नहीं होते हैं, और नॉन प्लेन से कोई लेना देना भी नहीं, वो तो आपको पूछे भी नहीं जाएंगे हमसे, है ना। तो इसके लिए हमको एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस मानने होते हैं भाई, प्लेनर मिलेंगे तो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस मानने होंगे। अब क्वेश्चन आता है किसको एक्स एक्सिस माने और किसको बाई एक्सिस माने, ये बहुत कंफ्यूज होता है। एक्स एक्सिस किसको मानना है, एक्स एक्सिस हमको मानना है along द डायरेक्शन in which the system is known, in which the system is known and to have the acceleration। भाई जिस और हमारा मूव करना चाह रहा है सिस्टम, या फिर जिस और वो एक्सेलरेट हो रहा है सिस्टम, उसको एक्स एक्सिस मानेंगे, और जो दूसरा उसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा उसको बाई एक्सिस मान लेंगे। और बाई एक्सिस किसे मानेंगे, परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर को बाई मान देंगे। तो इतना सा सिंपल सा ही काम करना है। हम्म। अब अगर हो सकता है सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या करना है हमको, लिख देती हूँ, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो हमको क्या करना होता है, वहां पे कोई भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान सकते हो। एनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कैन बी चूजन एज chosen as the axis, as axis, किन्हीं भी डायरेक्शन को चूज कर लो एज एक्सिस। ठीक है। अब क्या करना है, जब आपने एक्सिस चूज कर ली कि भाई ये हमारा एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस हो गया, एक्स किसको मानना है, जिस डायरेक्शन में वो एक्सलरेटेड है। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ। अब आता है, अब क्या करना है, उसके बाद आपको करना है राइट कंपोनेंट्स, राइट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस। अब जितनी भी फोर्स प्लेन में लग रही हैं, ऑल द फोर्सेस along x एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग सबके कंपोनेंट तोड़ लेने, जिनके कंपोनेंट आ सकते हैं उनको तोड़ लो, और फिर एक्स एक्सिस के कंपोनेंट निकालने के बाद उनको इक्वेट कर दो टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। यानी कि क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस में मान लो ये कोई मैं एग्जांपल देखिए लिखी देती हूँ ढंग से। हाँ, ये कोई पॉइंट है, इस पे मान लो तीन दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 लग रहा है इधर और एक इधर F2 लग रहा है। F1 इधर है, F2 इधर है, और ये जो पार्टिकल है इसका F2 है ये। हम्म। अब ये जो पूरा सिस्टम है, इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सिस चूज करने हैं हमको, हमने एफबीडी बना लिया, कुछ इस तरीके से बना हमारा एफबीडी। उसके बाद हमको एक्सिस चूज कर लेने हैं। ठीक है, तो मैंने ये चूज कर लिया, एक्सिस ये रहा, एक एक्सिस ये रहा। अब किसको एक्स मानू, देखो इधर एक्सेलरेशन इधर, तो इधर मानूंगी मैं एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसके बाई हो जाएगा। अब फोर्स है उसको एक्स एक्सिस के लिए क्या करना है, उसकी कॉम्पोनेंट इधर क्या हो जाएगा, F1 का कॉम्पोनेंट इधर F1x, F2 का इधर कॉम्पोनेंट हो जाएगा F2 इंटू एक्स, F2 इंटू एक्स। अब इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों कंपोनेंट्स को F1x प्लस में F2 इंटू एक्स जोड़ देना है, और मान लो इस पार्टिकल का मास आपका m है,
मास एक्सेलरेशन ए है, इसकी इक्वेट कर देना है, इस तरह से इसको कर लेना है। ठीक है, ये काम कर लो कि बड़ा सिंपल सा है भाई, ये तो हो जाएगा हमसे। दूसरा काम क्या करना है, इसके बाद जो एक्स एक्सिस में काम कर लिया, सेम काम करना है बाई में। बाई में थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग क्यों होगा देखो, राइट दी कॉम्पो, दूसरा काम करना है राइट दी components along बाई एक्सिस के अलग कंपोनेंट कर लेने हैं, एंड उनके सम को, एंड इक्वेट दियर सम टू जीरो, उनके सम को जीरो के इक्वल कर देना है, क्योंकि बाई एक्सिस में तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं है ना, तो उनके सम को जीरो के बराबर, जीरो से इक्वेट करना है। तो सेम इसी एग्जांपल में अगर मैं वापस जाऊं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, तो बाई F1 का कंपोनेंट अगर मैं मान लो आ गया, F1 बाई आ गया, F2 कंपोनेंट बाई डायरेक्शन में F2 बाई आ गया, तो इनका सम क्या होगा, मैंने बताया था अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, तो वही सेम अपवर्ड पॉजिटिव ले लेंगे, डाउनवर्ड नेगेटिव ले लेंगे, इनके सम को जीरो के बराबर कर देना है हमको, बस ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर हो सकता है तो जो मैंने को प्लेनर फोर्स ले ली, अगर फोर्सेस आपकी को लीनियर हो गई, इफ दी फोर्सेस आर को लीनियर, इफ दी फोर्सेस आर कोलिनियर, अगर फोर्सेस कोलिनियर होंगी तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही इक्वेशन बनेगी आपकी, सेकंड इक्वेशन तो नीड नहीं है, सेकंड इक्वेशन इज नॉट नीडेड। अगर आपने मेरी क्लास ली तो एच सी वर्मा की थ्योरी जो बुक है कंसेप्ट फिजिक्स, उसकी मतलब कोई भी लाइन आपकी नहीं रहेगी, कंप्लीट रहेगी वो बुक आपकी। अब क्या करना है, आपने दोनों दो इक्वेशन बन जाएंगे आपके पास, मतलब यहाँ से जब एक्स एक्सिस में ये चीज लगा रहे हो और बाई में लगा रहे हो, एक्स एक्सिस पे आपने क्या काम किया, सेम बाई में क्या किया, तो दो इक्वेशन बन गई आपके पास, दो इक्वेशन बन गई, उन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, आपको आंसर आपके इजीली मिल जाएंगे। अब मैं करा रही हूँ HCV बुक का एग्जाम्पल नंबर 5.2। एग्जाम्पल नंबर 5.2 में क्या कहा गया है, भाई ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे ये एक मास m का एक ब्लॉक रखा हुआ है, जिसको एक पर्सन यहाँ पे खड़ा होके, ऐसे पर्सन खड़ा है और इसको ऐसे खींच रहा है, इसको मुझे ढंग से नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, एक पर्सन इसको खींच रहा है, ये खड़ा ही हुआ है, उड़ नहीं रहा है। और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल है, ये एंगल ये बन रहा है थीटा। और हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ, अ ब्लॉक ऑफ मास m is pulled on a smooth horizontal table by a string making an angle theta with the horizontal as shown in the figure, if the acceleration of the block is a, इस जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है इधर की ओर a है, तो फाइंड करना है कितनी फोर्स अप्लाई करी होगी स्ट्रिंग ने एंड टेबल ने, मतलब टेबल के द्वारा फोर्स अप्लाइड नॉर्मल पूछा है, और स्ट्रिंग ने यहाँ पे कितनी टेंशन लगाई होगी वो हमसे पूछा, जो कि एक्सेलरेशन का इधर का है, मास इसका m है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वही सेम जो मैंने आपको स्टेप बताया था ना, वो सारे स्टेप फॉलो करते जाना है, आपका आंसर अल्टीमेटली बहुत ही इजीली आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सिस्टम मानना है, सिस्टम मैं ब्लॉक को मान लेती हूँ, पहले सिस्टम मानना होता है हमको, सिस्टम, तो मैंने यहाँ सिस्टम मान दिया, मेरा ब्लॉक इज माई सिस्टम, मेरा ब्लॉक मेरा सिस्टम है। अब सिस्टम ने मान लिया, इसके बाद हमको फोर्सेस निकालनी है, फोर्सेस निकालनी होती हैं, तो इस ब्लॉक के ऊपर सिस्टम जब मानते हैं, देखो कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी, एक तो उसको अर्थ नीचे खींच रही होगी mg से, ठीक है, इसके साथ कांटेक्ट में है तो ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, स्ट्रिंग लगा रही होगी यहाँ पे टेंशन, तो टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से अवे दूर लगता है इससे। ठीक है, ये बात समझ आ गई, तो इनको तीनों को लिख लेती हूँ यहाँ पे। पहला लग रहा है पुल ऑफ अर्थ, अर्थ खींच रही है इसको mg से, कैसे लग रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड खींचती है हमेशा अर्थ, mg लग रहा है। सेकंड फोर्स क्या लग रही है, कांटेक्ट फोर्स लग रही है ऑफ टेबल, कांटेक्ट फोर्स ये लगा रहा है टेबल, और ये कहाँ लग रही है, वर्टिकली अपवर्ड लग रही है, दैट इज नॉर्मल। थर्ड जो है वो लग रहा है पुल, कौन खींच रहा है भी इसको, इसको स्ट्रिंग भी तो खींच रही है, पुल ऑफ स्ट्रिंग, जो कि कैसे किसी एंगल भी खींच रही है, दैट इज योर टीटी से खींच रही है। ठीक है, अब मैं अब इसका एबीडी बना लूंगी यहाँ पे, अगला स्टेप ये था एबीडी बनाने का हमारा। तो ये मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ये पॉइंट, इसको सिस्टम को पॉइंट से नोट किया, नीचे mg लग रहा है, ऊपर इस पे नॉर्मल लग रहा है, इधर से स्ट्रिंग खींच रही है टी से, और ये जो एंगल था हमारा
ये था थीटा। अब आता है अब एक्सिस मानने की बारी। अब एक्सिस एक्स किसको माने, वाई किसको माने, वही बताया था। देखो इधर की ओर एक्सेलरेटेड है तो ये वाला एक्सिस ही हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये वाला एक्सिस हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। कंपोनेंट कर लीजिए टी का, इधर एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा। कंपोनेंट आप जानते होंगे आई थिंक। टी का इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, इस वाली डायरेक्शन में टी का हो जाएगा टी साइन थीटा। अब इनको इक्वेट कर दो, इनके सम को। एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, टी कॉस थीटा, ये बराबर किसकी हो जाएगी, इसका मास कितना है m, क्वेश्चन में गिवन है ही, इनटू इसका एक्सेलरेशन a है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन के x वाली फोर्सेस को मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से हमको t निकल के आ जाएगा, t इक्वल्स टू एम ए अपॉन कॉस थीटा। और हमसे टेंशन ही पूछा था। दूसरा हमसे नॉर्मल पूछा था, नॉर्मल के लिए हम वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनको इक्वेट कर देंगे। हम्म, हम्म, हाँ बाई डायरेक्शन की फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे। बाई डायरेक्शन में फोर्स कौन सा रही है, अपवर्ड पॉजिटिव लेनी है एन, डाउनवर्ड नेगेटिव, बराबर जीरो कर देना है। एन जो है वो एम जी के बराबर, सॉरी ऊपर सॉरी एक फोर्स और रह गई मेरी ऊपर वाली। बाई डायरेक्शन में एक और फोर्स को लेना भूल गई। ऊपर देखो, ऊपर टी साइन थीटा भी लग रहा है, एन प्लस टी साइन थीटा, नीचे लग रहा है एम जी। इनको इक्वेट करना है जीरो के बराबर, तो एन आ जाएगा एम जी माइनस टी साइन थीटा। और यही आपका आंसर है। अब फिर आपको टी की वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हो। टी की वैल्यू है एम ए अपॉन कॉस थीटा। अगर यहाँ से टी की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो आ जाएगा एन इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नॉर्मल आ जाएगा एम जी माइनस एम ए इंटू टेन थीटा। एंड यही आपके दोनों आंसर है, ठीक है। इसी के साथ ही अब जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, तो फर्स्ट लॉ करा दिया, सेकंड लॉ करा दिया, मैंने इसको वर्क करना के साथ सिखा दिया है। थर्ड लॉ जो है और शूडो फोर्सेस, ये चार टॉपिक बहुत टॉपिक है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।